फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार होने लगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों ने एक कुछ स्कैम शुरू किया हुआ था जिसमें ये लोगों को उठा लेते थे और फिर उनसे पैसे ले लेते थे। बाजवा साहब जो हैं वो एक पेज पर हैं और फैज़ साहब जो हैं वो दूसरे पेज पर हैं और वो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। फैज़ हमीद साहब हैं वो एक अरसे तक बाजवा साहब के कहने पर सारा कुछ करते रहे, फिर वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गए। सुप्रीम कोर्ट वाला जो ट्रक बनाया, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल meme that has come out of Pakistan during the last few years. 10 करोड़ मांगते थे, 6 करोड़ पे डील होती थी, 4 करोड़ टीटीपी को मिलता था, 2 करोड़ ये उसमें से भी जेब में डाल लेते थे। इसीलिए मेरे नए लीडर इमरान खान साहब जो हैं वो सबसे बड़ा हथियार हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को रोल बैक कर। जनरल आसिम मुनीर जो हैं पूरे वार्निंग शॉट्स मारे जा रहे हैं कि भैया आप अगर हमारे साथ नहीं बैठते तो फिर आपका भी वही हशर होगा जो जनरल बाजवा का हुआ है। दरअसल सारा कुछ जनरल बाजवा साहब की तरफ से प्लांटेड था और जनरल बाजवा साहब का एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें जनरल बाजवा साहब के पास ना सिर्फ ऑडियोज़ हैं बल्कि इस वाले स्टिंग की तो वीडियोज़ भी हैं। इसी तरह खान साहब ने भी बाजवा साहब की रिकॉर्डिंग रखी, तो वो खान साहब ने तो नहीं रखी होंगी, फैज़ साहब ने करके दी होंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं वकास हबीब राना और आज फाइनली वीवीआईपी हामिद मीर हमारे प्रोग्राम के अली वासी साहब हमारे पास तशरीफ ले ही आए हैं। हामिद मीर इज नॉट वीवीआईपी। ओके, और वीआईपी दसो फिर। अच्छा, तेरे प्रोग्राम जानते हो है? हामिद मीर आए कभी आपके प्रोग्राम में? तो हम बुलाएंगे तो आएंगे ना। नहीं सीरियसली यार, बुलाओ ना। वही वाला मुझे एसएमएस आया था एक दफा, मुशर्रफ भी मुझे कॉल नहीं करता, मैं भी उसे नहीं करता। वही वाली बात है ना, ये तो है। अली यार बात सुने, आप बताएं ना, वो बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि व्हाई आर यू नॉट हियर इन द प्रोग्राम। यार काम होते हैं यार, मतलब आई एम अ बिजी मैन एज यू सेड। यार असल में मसला ये है कि हमारे ऑफिस का ना इंटरनेट पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी ख़राब है, तो हम जो खबर से आगे का प्रोग्राम है वो 9 PM पर हमने लाइव करना होता है, हम उसको थोड़ा सा पहले कर रहे होते हैं ताकि तो वो हमारे साथ इसका क्लैश आता है, तो वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोड्यूस करना। तो इस वजह से मुझे जो है वो थोड़ा ख्याल करना पड़ता है कि वो मेरी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होती है। ओके ठीक है, देखें जी होनराम है तानू होनराम है। वो लोग पूछते हैं ना, लोग कहते हैं लेकिन चला गया तनख्वाह आंदी उठो, ठीक है ना। यस। अच्छा जी, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक तो है असद तूर साहब ने एक वीलॉग किया अली, बड़ा बॉम्बास्टिक किस्म का। बम बज गए, बम ठा महफिल जमा दिया। ओए होए, बहुत ज्यादा ही महफिल जमा दिया उन्होंने। बैठो ले हाथ डाला कर दिया और दूजा डाला आ जाने उसके बाद। वो यही मेरा मतलब पहले आया तो था, उसी डाले की बात कर। उन्होंने जो लिखा है ना उसमें आम वो बोतलों वाला डाला नहीं आना है, दूजा डाला आ जाने, चुप के ले जाना। अच्छा जी, वो असद तूर साहब ने कहा, उनका वीलॉग है, आप जाके देख भी सकते हैं। वो उन्होंने अभी नहीं चले जाना, मतलब पहले सुन लो, एक बारी बात कर रहे हैं, उसको रोका हुआ हमने लेट रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में, अब थोड़ी सी सुना। हाँ अच्छा, तो वो ना उन्होंने असद तूर साहब ने लिखा है जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में। उन्होंने मतलब जो टॉपिक उसका मेन है वो तो ये है कि जी वो फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार होने लगे, और क्यों गिरफ्तार होने लगे उसके लिए असद तूर ने एक पूरी लिस्ट बताई है चीज़ों की। टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो अजीब सी बात है, वो आपने अगर अबसार आलम साहब ने भी उससे मुताल्लिक कॉलम लिखा था, उन्होंने आइडेंटिफाई पर्सन को नहीं किया था कि इस शख्स ने ये काम करवाया था। उन्होंने बताया था कि वो एक इस्लामाबाद की स्कीम है, उसके मालिक को उठा के ले गए, और उसको उठाने के चक्कर में पहले वो रमेश अरोड़ा साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के MP, उनके घर पे चले गए और वहाँ जाके उनको सबको डराया धमकाया, और फिर उनको एहसास हुआ कि हम तो गलत घर में आ गए हैं, वो अपोजिट घर में जाना था हमने। तो फिर वो वहाँ से वहाँ चले गए, उस शख्स को वो उठा के ले गए, 3-4 दिन उसको अपने पास रखा। तो इन अ वे जो असद तूर साहब हैं उन्होंने उस बंदे को आइडेंटिफाई भी कर दिया है, उसकी स्कीम का नाम बता के, हम नहीं बता रहे लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई उसको कर दिया। और उन्होंने साथ ये कहा कि इसके पीछे फैज़ हमीद साहब का हाथ था। दिस इज़ व्हेन चौधरी निसार वाज इंटीरियर मिनिस्टर, तो ये मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में है। वो ये कहते हैं कि करते ये थे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों ने एक कुछ स्कैम शुरू किया हुआ था जिसमें ये लोगों को उठा लेते थे और उनसे स्पेसिफिकली ये टारगेट उन लोगों को करते थे जिनके पास अपेरेंटली ब्लैक मनी होता था, उनकी फाइलें बनाते थे, और बजाय इसके कि उनको पकड़ के तो कोई नैब के हवाले करें, FIA या एंटी करप्शन या जो भी तरीका कार होता है, उसकी जगह उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ था, उनको उठा के ले जाते थे और फिर उनसे पैसे ले लेते थे। और वो पैसे कहाँ जाते थे? अपनी जेब में उनकी। अच्छा, अपनी जेब में जाते थे। हाँ, फैज़ साहब और उनके जो भी खजाने की खिदमत नहीं हो रही थी। यार वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं। हाँ, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, हमारी थोड़ा बहुत यार शेयरिंग इज केयरिंग बचपन में सिखाया नहीं है। अच्छा, एहतराम करें, इदारों का एहतराम करना चाहिए। हाँ, इदारों को वो एहतराम ही बेचारे करते हैं ना, वो जो ऑब्वियसली जिनके पास ब्लैक मनी होता है वो बाहर आके तो नहीं कहेंगे कि हम इदारे वाले उठा के ले गए, उन्होंने पैसे निकलवा लिए। हसन ये बात छोड़ दें कि जी कोई गिरफ्तार होने वाला है या कुछ होने, ये वही वाली बात है कि जैसे मैंने कहा था ना कि जिवें जदों 1 लाख बंदा आ गया ना मरीम दे जलसे च, उस तो बात तुसीं मैनूं इत्थे नहीं वेखोगे। ये भी वही वाली बात है कि अगर गिरफ्तार हो गए ना, मैनूं ले जाना। तुहानूं पता सी 1 लाख ना बंदा आएगा ना नौकरी छड्डनी पेगी। हाँ,
तो थिंग इज़ कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट का अभी रवैया देखें ना, तो वो अपने आप को बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल रहें। ये पॉसिबल ही नहीं था कि यहाँ पर जुडिशरी जिस तरह के फैसले दे रही है ना वो दे सकती, अगर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है ना वो इंटरवीन कर रही होती। इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल। पीडीएम के बिहाफ में इंटरवीन कर रही हाँ, मतलब ज़ाहिरी बात है ना, कोई एजेंडा होता नज़र आ जाता, तो वो तो हो नहीं रहा। ये जो एक एक दिन के बाद ज़मानतें हो जाती हैं, 2 दिन बाद ज़मानत हो जाती है, और फिर अब जो इलेक्शंस का फैसला है, इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो अगर ये बात कही जा रही है कि कहीं पर एस्टेब्लिशमेंट का कोई एजेंडा या कहीं पर एक्टिव है और वो अपने ही फॉर्मर DGI को कर लेंगे और उसको वो मतलब करेंगे, टेंड करेंगे, इट्स जस्ट नॉट गोना हैपन। ये भूल जाएं आप। अच्छा अली, आपका क्या इस बारे में ख्याल है? मेरा बिल्कुल यही ख्याल है कि ऐसा बहुत अरसे से जो है ना वो ये कहानी चल रही थी। तकरीबन पाकिस्तान में 9 महीने 7 महीने ये कहानी हमें सुनाई जाती रही है कि बाजवा साहब जो हैं वो एक पेज पर हैं और फैज़ साहब जो हैं वो दूसरे पेज पर हैं और वो दोनों अलग अलग काम करें। इवेंचुअली हमें पता ये चला कि बाजवा साहब अपनी जो है वो करने के लिए, जिसे कहते हैं कि एक्सटेंशन के लिए, एक तरफ जो है वो एक पार्टी को कंट्रोल कर रहे थे एक अफसर के ज़रिए और दूसरी पार्टी को कंट्रोल कर रहे थे दूसरे अफसर के ज़रिए, और दोनों से इवेंचुअली उन्होंने कहलवा दिया खान साहब के मुंह से कामरान खान के प्रोग्राम में कि जनरल बाजवा की जो है वो डिफरमेंट हो जानी चाहिए। ये और दूसरी पार्टी जो है उसको उन्होंने डायरेक्टली अप्रोच कर लिया कि जी आप मुझे जो है वो दे, वरना मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा एज पर जावेद चौधरी एंड सम अदर पीपल। सो देयरफॉर आई थिंक कि ये ऐसा जो है वो कोई चक्कर नहीं है कि जी ये 2 एस्टेब्लिशमेंट्स चल रही हैं, पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। आई थिंक जो कुछ हो रहा है यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो कभी भी पाकिस्तान के। अच्छा, ये जो आपने बात की, इसी के अंदर उन्हीं के वीलॉग को हम दोबारा रेफर करते हैं। उन्होंने ये बात बताई, उन्होंने कहा कि जो फैज़ हमीद साहब हैं वो एक अरसे तक बाजवा साहब के कहने पर सारा कुछ करते रहे, फिर वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गए, और ये जब उनको DGI से हटाया गया तब भी, जब वो गए कोर कमांडर पेशावर के तौर पर तब, और फिर कोर कमांडर बहावलपुर के तौर पर, उनका जो अपना ग्रुप था बकौल ये असदुर साहब के, वो उसको ऑपरेट करते रहे। जो लोग फ़ौज में काम कर रहे थे, लेकिन वो फ़ौज के लिए नहीं, वो फैज़ हमीद साहब के लिए काम कर रहे थे। देखिए असदुर साहब वन ऑफ द इल्ज़ाम जो उनके ऊपर है ना, मतलब जिसके लिए जिस वजह से उनको बुनियाद बना के कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया जाएगा, वो ये भी है कि फ़ौज में बगावत कराने के लिए। और असदुर ने तो ये भी कहा कि ये जनरल अमजद शुएब साहब जो गिरफ्तार हुए थे, उनके मोबाइल फ़ोन से भी फैज़ हमीद साहब के साथ रवाबित के वो निकले हैं। तो बेसिकली असदुर ये कह रहा है कि ये सब जो है ये सेकंड पार्ट है। अब 3 पार्ट हैं उसके ऊपर इल्ज़ामात के ऊपर, उनके ऊपर इल्ज़ामात जो फैज़ हमीद साहब पे असदुर ने लगाए। एक मैंने आपको बता दिया पैसों वाला, उसका एक फर्दर पार्ट भी है, वो हम उसकी तरफ आते हैं। और दूसरा पार्ट ये है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पहले बाजवा साहब के कहने के ऊपर और फिर बाजवा साहब के बगैर। और ये जो आप कह रहे हैं ना, इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन देने वाली जो बात की है, असदुर के मुताबिक ये भी आसिम मुनीर, जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं करंट आर्मी चीफ, उनका रास्ता रोकने के लिए फैज़ हमीद साहब ने एक गेम ढूंढी थी कि इलेक्शन जो हैं वो उनके ख्याल में अप्रैल से पहले हो जाने चाहिए थे, और तब तक बाजवा साहब ही कंटिन्यू कर लें ताकि फैज़ हमीद साहब वुड जस्ट स्टेप इनटू द शूज़, क्योंकि उनकी तो ऑब्वियसली अप्रैल तक की थी उनकी टेन्योर। तो ये है उसके ऊपर भी। देखिए वो असदुर साहब की इन्फॉर्मेशन होगी या उनका तज्जिया होगा, मैंने क्योंकि वो अभी तक वीलॉग नहीं देखा, ऑल्दो आपको मैंने फॉरवर्ड किया था कि यार इसके ऊपर खबर बन सकती है, उन्होंने थंबनेल ऐसा लगा दिया था मैं भी लाना है, तो उनको अपनी स्टोरी की हेडलाइन हम ये बना लेंगे। तो मेरा जो ख्याल है वो ये है कि ये बिल्कुल उनकी यही रीडिंग होगी, लेकिन मेरी रीडिंग इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा ये ख्याल है कि जो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का ये अरेंजमेंट हो सकती है कि यार मुझे एक एक्सटेंशन दिलवा, 6 महीने बाद मैं आ जाऊँगा, उसके बाद 6 महीने बाद मैं निकलूँगा तो तू आ जाई। ये कहना कि जी वो आसिम मुनीर साहब का रास्ता बिल्कुल पॉसिबल है, आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि आसिम मुनीर साहब तो वैसे भी आपको पता है कि वो 2 दिन के बाद उन्होंने रिटायर ही हो जाना, वो तो डार्क हॉर्स थे ना, तो वो तो डार्क हॉर्स कलर के लिए नहीं कह रहे, मतलब अंग्रेजी माशाल्लाह वो तो बड़े नूरानी चेहरा है। मैं वैसे हाफिज हैं और सैयद, क्लैरिफिकेशन देनी जरूरी ना आजकल, हाफिज हैं सैयद हैं, बहुत नूरानी चेहरा है, दिल की धड़कन, ब्लैक हॉर्स से मुराद व्हाइट हॉर्स कर लेना आप तो वो, लेकिन उसमें जो मामला है वो ये है कि जो आपका असदुर का ये कहना है कि जी वो बिल्कुल 2 अलग अलग पेजेस पर थे। मैं नहीं मान सकता कि यार देखें, अब फिर वो कॉन्टेम्प्ट का मसला है इन लोगों से, तो बंदा मतलब डील कर ले। कॉन्टेम्प्ट वाले जो है ना वो बड़े तगड़े हैं, हाँ, इनसे भी तगड़े हैं, वो बकौल इनके कि जी हमारी नहीं सुन रहे, अपनी कर रहे हैं। तो वो जो कॉन्टेम्प्ट वाले हैं वो कभी भी जो है ना वो ये नहीं हो सकता कि उनको कहा जा रहा हो वो ना सुन रहे हो। एक बंदा ऑन हिज वे आउट है, उसकी उसका इतना वो जो हमें बताते हैं ना कि जी इनग्रेस है बहुत ज़्यादा, वो बहुत अच्छे ताल्लुकात है।
फॉर गॉड सेक यार, एक बंदा जब चला जाता है ना पोजीशन से, उसकी पावर कितनी रह जाती है, उसका कितना कोई इंग्रेस रह जाता है। यहाँ पर प्लॉटों के मसले पड़े हुए हैं, यहाँ पर ट्रक पे ट्रक आ रहे हैं, ट्रक आपको पता है ना, इधर ट्रकों की बातें हो रही हैं, इधर वो मामला है ही नहीं जिसकी बात हो रही देखा है सुप्रीम कोर्ट वाला जो ट्रक बनाया हुआ है यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल। मैं कहता हूँ कि वो जो ट्रक आर्ट है ना, इट इज द मोस्ट, आई मीन 2 पाकिस्तान के बड़े आर्ट्स, इंसाफ के देने और कानून के जो है वो सबवर्ट करने का जो सबसे बड़ा इदारा है, और फिर साथ जो है वो ट्रक आर्ट, जो पाकिस्तान की 2 बड़ी एक्सपोर्ट्स। आप नोटिस करें अली ने वर्ड सबवर्ट इस्तेमाल किया है। हाँ, तो वो मैं, हाँ कहीं आप समझ रहे हो कि रीइंबर्स करने का जो कानून जो है वो फैला रहे हूँ, तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो कैसे उसके अंदर, मेरे ख्याल में इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मीम दैट हैज़ कम आउट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। हाँ नहीं, वो बहुत ज़बरदस्त है वो सारा मटीरियल। लेकिन ये टू कंक्लूड दिस असतुर वाला, मैं आपको मतलब मैं क्या डिटेल्स में कहाँ जाए बंदा, लेकिन ऐसा कुछ भी लास्ट पार्ट तो भी रह गया ना। हाँ, खतरनाक पार्ट जो उसका क्या अभी और भी है? हाँ, पैसे वाला? हाँ, पैसे तो हमने कर लिए ना कि वो पैसे कमा रहे थे लोगों को गवा करके। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हो रहा, मगर मैं इस पर उन्होंने एक रखा हुआ था पूरा। हाँ, इस पर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हो रहा कि वो पैसों की वजह से सारा कुछ हो रहा था, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि उस पर किसी की गिरफ्तारी होगी। जो गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई हैं इस गल थे, बहुत सारे लोग अंदर चले हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। नहीं, अच्छा, अब इससे एक और पॉइंट भी है ना, सतूर ने जो मेरे लिए सबसे खतरनाक बात जो उसके अंदर थी वो ये थी कि उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि टीटीपी के साथ जो जनाब फैज साहब हैं उनके बहुत क्लोज, खैर इनडायरेक्टली तो नहीं उन्होंने कहा कि बहुत क्लोज रिलेशन से और उनको बड़ी इज्जत मिलती है टीटीपी के अंदर फैज साहब को। और उसकी वन ऑफ द रीजंस वो उन्होंने ये कही कि आप देखेंगे कि जब फैज साहब चले गए और जी आसिम मुनीर साहब आए तो टीटीपी ने अपना सीज़फायर ख़त्म कर दिया। और वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बिजनेसमैन अगवा किए जाते थे वो टीटीपी वाले उठा के ले जाते थे, तो उनसे यूजुअली उनकी फैमिली से जब पैसे मांगे जाते थे, फॉर इंस्टेंस 10 करोड़ मांगा गया, तो फिर वहाँ पे कोई कराची के कोई उलमा हजरात हैं वो उनसे रब्ता करते थे कि भाई हम आपका बंदा जल्दी छुड़ा देते हैं। और उनके साथ इंटेलिजेंस एजेंसी के एक लोग थे जो कि उनकी डील करवाते थे। तो वो उनका ये कहना है कि होता इस तरह था कि 10 करोड़ मांगते थे, 6 करोड़ पे डील होती थी, 4 करोड़ टीटीपी को मिलता था, 2 करोड़ ये उसमें से भी जेब में डाल लेते थे। अच्छा, इस पर ना एक रिपोर्ट है अब्दुल्ला मोमंद की नया दौर पर, उन्होंने बताया है कि एक बंदा था जिसने ये बताया कि जी वो बिजनेसमैन था और उसको जो है वो इस तरह के थ्रेट्स आ रहे थे और उसको कहा जा रहा था कि जी, तो हुआ ये कि एक डिपार्टमेंट है जो कि इस किस्म की सिचुएशन से डील करने के लिए वहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने जो है वो कुछ लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि जी आप उनको बुलाएं और उनको बुलाकर आप पैसे रखें साथ और आप उनको कहें कि जी आ जाओ और लेने के लिए आ जाओ, और जब वो वहाँ पहुँच जाएँ तो आपने जो है ना वो हमें कर लेनी है कॉल और हम जो है ना वो रेड हैंडेड उनको पकड़ लेंगे। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने बुला लिया, पैसे रख लिए, वो आ गए, वो घंटा बैठे, रोटी भी खाई, पैसे भी ले गए, ये आए ही नहीं। और फिर अगले 5-6 घंटे तक फ़ोन नहीं उठाया, और फिर फ़ोन उठाया उन्होंने कहा ओहो पता ही नहीं लगा यार, सॉरी यार तो इनसे पैसे भी चले गए, जितने उन्होंने मांगे थे वो भी ले गए, रोटी भी सर, और इन्होंने खुद अपने मुंह से कॉल करके बुलाया कि जी आ जाएं पैसे ले लें, और वो फिर इनको कॉल करते रहे। सो आई एम 100% श्योर, देखें एजेंसीज़ का नाम तो हर जगह पर आता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जो भी इदारे हैं, सॉरी विकास एक छोटी सी बस बात, कि जो भी इदारे इसमें काम में मुलव्वस होते हैं, चाहे वो पुलिस का इदारा हो, चाहे वो उस इलाके के अंदर ऑब्वियसली एज यू सेड के सिक्योरिटी एजेंसीज़ मुख्तलिफ तरह की वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी मदद के बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। देखिए इसमें ना जो चीज़ ट्रिकी है ना वो ये भी है ना कि कुछ तो सबूत होने चाहिए ना इन बातों के। जो असद बात कर रहे हैं ये बहुत सी बातें मतलब हेयर से लगती हैं कि जी वो इसके भी पास थे, वो इसका भी रिस्पॉन्सिबल थे, वो इसका भी रिस्पॉन्सिबल थे। इतना मामला नहीं होते कि इतनी भी कोई अन्नी पड़ी हो, और अगर हैं भी तो ये कहाँ पर हो रही है ये इन्वेस्टिगेशन और कब अरेस्ट किया जाएगा। थिंग इज कि ऐसा नहीं है कुछ, और यकीन माने कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो हमारे सियासी हालात बने हुए हैं ना, और जो इंस्टीट्यूशन की जो लाइन है इस टाइम, जहाँ पर जो उनका स्टांस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो असद बात बता रहे हैं ना, वो असद ने एक वो पिक्चर खींची है, इस तरह का नहीं है, इतने वो एक्टिव नहीं है कि वो ये भी कर रहे हो। वरना आप मुझे ये बताएं ना कि यहाँ पर अगर आप ये चीज़ लेके चल रहे हो तो भाई एक पूरी रजीम है 18 के बाद वाली, बल्कि पहले से, उसको अगर आप पकड़ने लगो और आप उसके खिलाफ चल दौड़ो, हमारी जो एजेंसीज हैं अगर वो ये कर रही हो ना, तो अभी तक आपको बहुत कुछ नजर आ जाता। यहाँ पर तो हो कुछ नहीं रहा, यहाँ पर तो हुकूमत भी नालायक, और बस ठीक है हुकूमत नहीं, मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि जो हमारे तब तक वहीं तक ही ठीक है ना, स्मार्ट डिसीजन। पाकिस्तान के जो इस वक्त होम मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला हैं, क्या कहते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो मेरा नहीं ख्याल के नालायक आदमी हैं। मेरा ख्याल है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। और जहाँ तक ये बात है कि जी उनके खिलाफ कोई वो हो रही है, इतने इस हद तक तो बात आई है कि नजफ हमीद साहब जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उनका जो सिविलियन एक होता था। लेकिन दूसरी जो बात है ना
कि क्या इन्वेस्टिगेशन यार, किसको नहीं पता था? मतलब आर यू टेलिंग मी कि यू डिडंट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस? नहीं, हमने तो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस? नहीं, आपकी बात नहीं, मतलब जो भी कि वो अब उनको इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू करनी पड़ रही है, तो मिल नहीं कुछ रहा, कागज़ नहीं मिल रहे यार, 10 अभी आ जाएंगे, और उधर इतनी कागज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, यू कैन जस्ट डिसाइड। हाँ, वो डिसाइड करना। अच्छा, ये जो इस पे मैं आपको एक सिचुएशन बताऊँ इस टाइम क्या है, वो पिंग पोंग होती है ना, जो अदारे का ये स्टांस है कि भाई देखें हम न्यूट्रल हैं, तुसी करो जो करना, तुसी करो, तुसी क्यों नहीं करते? और ये उनकी तरफ इदारे की तरफ आपके पास सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे इदारे हैं, आप करते क्यों नहीं है? थिंग इज कि एवरीबॉडी इज स्केयर्ड ऑफ इमरान खान, ये बात अपने जहन में रखें। और फिर जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है, वो बैठे तो वो कहते हैं आप करते थे, यानी एज एन इंस्टीट्यूशन तुसी करते रहे हो, साढ़े नाल जो बारी आई तो शुरू करते ते करो। वो कहते हैं तुसी करो, ये कहते हैं तुसी साडा साथ दो या तुसी शुरू करो, असी करेंगे। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। पंजाबी में कहते हैं इमरान खान का जो डर है ना, वो भी जो है ना, वो यहाँ पर एक ऐसा हवा बना दिया, पता नहीं क्या चीज़ है वो। मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं, उनको अगर ये जब शहबाज शरीफ साहब जो है इनके ऊपर केस चल रहा था, तो एक इंडाइटमेंट होनी थी और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मुझे जो है वो इंडाइटमेंट के लिए उन्होंने आगे कर दी, 2-3 दफ़ा कोर्ट ने आगे कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा, नहीं, वज़ीर आज़म बनने से पहले की बात है, और फिर उन्होंने कहा कि जी अगली पेशी पर अगर ना आए तो हमने इंडाइटमेंट कर देनी है, आप आएँ या ना आएँ इंडाइटमेंट हो जाएगी। इधर क्यों नहीं होती इंडाइटमेंट? बात यह है कि ये बिल्कुल एक जो है ना वो एक टैक्टिक है, और टैक्टिक ये है कि मैंने पिछले लास्ट टाइम जब मैं इस पॉडकास्ट पे था, मैंने तब भी ये बात की थी कि ये सब कुछ बाय डिज़ाइन हो रहा है। ये सब कुछ ऐसे नहीं है कि यार साढ़े को काबू नहीं आ रहा कुछ। ये एफर्ट है डेमोक्रेसी को रोल बैक करने की। 2023 इफ़ यू रिमेंबर, 2008 में जो इलेक्शन हुआ था, उसके बाद कैरी लुगर बिल हुआ था, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि अगले 15 साल तक पाकिस्तान में अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी रहेगी। 15 साल कंप्लीट होते हैं। वो किसी महान ज्योतिषी ने कहा था कि 100 साल तक कंपनी राज रहेगा, और 100 साल कंप्लीट होते हैं इसी साल मई में। तो मेरा ख्याल है कि आप जो है ना वो अली ने बहुत ही, मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी को रोल बैक करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स हो रही हैं, और इसमें बहुत सारे, इसलिए मेरे नए लीडर इमरान खान साहब जो हैं, आज से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, वो प्राइमरी टूल है, वो सबसे बड़ा हथियार है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को रोल बैक करने। नहीं, वो रोल बैक सब पावर्स को कर दिया उन्होंने कह दिया कि मैं जो हूँ, जब सब पावर्स रोल बैक हो जाती है तो डेमोक्रेसी रोल बैक हो जाती है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की आपने है। मैं खड़ा हूँ सबको ऐसी की तैसी। देखिए ना, अब आप घबराए हुए हैं ना भाई। बात ये है कि आपको समझ नहीं आ रही कि ये जो डिजिटल स्फेयर है उस पर जो मामला चल रहे हैं वो किस तरह करें। अभी ये जनरल आसिम मुनीर जो हैं ये ट्रेंड कर रहे हैं, और जो पीटीआई के स्पोर्टिंग पेजेस हैं उन्होंने पूरी एक कैंपेन चलाई हुई है। इतनी गलीज जुबान इस्तेमाल हो रही है उनके खिलाफ इस टाइम। पूरे वार्निंग शॉट्स मारे जा रहे हैं कि भैया आप अगर हमारे साथ नहीं बैठते तो फिर आपका भी वही हशर होगा जो जनरल बाजवा का हुआ है। तो देखें ना, आप छोड़ें, अब क्या कहाँ वो जा रहे हैं। एक तरफ तो वकास भी ये आप जो बता रहे हैं वो हो रहा है, दूसरी तरफ खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो तैयार बैठा हूँ, मेरे से इसीलिए कह रहे हैं ना कि मैं तो तैयार हूँ भाई, बात करो। वो पागल हो गए हैं मेरे। आज आप बता रहे, अभी आप कुछ थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि उन्होंने तो ये तक खान साहब ने कह दिया कि मैं मतलब आई डोंट होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट एनीवन। हाँ, और अभी वो खिताब कर रहे हैं ना, तो उसमें वो खबर आ रही है कि उन्होंने कहा है कि जी मैं तो तैयार हूँ, मैं सबको माफ़ करने, मेरे पे हमला हुआ है, मैं सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। एंड में उन्होंने माफ़ ही कर देना होता। एंड में माफ़ कर देना होता क्या मतलब? अभी तो उनकी गेम नहीं, आपने सुना है ना, वो एक ड्रामा था बड़ा मज़ा आएगा। उस ड्रामे में ना मस्ताना मरहूम जो हैं वो छुड़ाने के लिए जाते हैं सुहेल अहमद अमानुल्लाह को वगैरह को ना पुलिस से। तो वहाँ पर अमानत चंद जो है वो थानेदार होते हैं। तो वो कहते हैं भाई इन्होंने छाड़ दो, इन्हों फाड़ लो, कोई मतलब थोड़ा सा बहस होती है, इम्पास आ जाता है, और वो कहते हैं कि जी मस्ताना जी जो है सेठ सुहेल नाम होता है उनको, कहते हैं पकड़ लो इनको। तो वो जब पकड़ लेते हैं तो मस्ताना जी जो है ना वो बड़ी ऊंची आवाज़ में कहते हैं मैं ताडे सतारे लवा देंगा, मैं ताडियां वर्दियां लवा देंगे, मैं ताडा थाना बंद करा देंगा। एक मस्कीन आदमी को फाड़ लेते हो। तो खान साहब भी जो है ना वो एंड में उन्होंने यही कह रहा होता है कि भाई जी है मेरे जुड़े हाथ। वो आपने सुना है ना कि मैं मेरी साइकिल जिन्हें चोरी की थी वापस कर दे, नहीं तो मैं वही करांगा जो मेरे अब्बे ने कीता सी। वो बाद च साइकिल दे देता चोर कहता भैन वैसे ताडे अब्बे ने की उन्होंने नवी लै ली थी। ये छोड़ दें आप। खान साहब जो है ना वो जितने बड़े बदमाश हैं। मसला ये है कि यहाँ पर बुली जो होता है ना, बुली, उसका गेम ही ये होता है कि बुली करना है। जब दूसरा बुली नहीं होता ना,
वहाँ पर उसको नहीं समझ आता क्या करना है। अब आप बुली हो जाते हैं तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यार आपको इतनी टफ ट्रेनिंग करवाई गई है, इतनी टफ ट्रेनिंग करवाई गई है, आप जनरल के ओहदे तक पहुँचे हैं और उसके बाद आप बुली हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात। नहीं, लेकिन खान साहब जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं ना, ही इज ऑफरिंग अ फिग लीफ, वो लोग कह रहे हैं कि भाई आ जाएं। लेकिन बुली करके कर रहे हैं ना, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। वो एक तरफ बुली कर रहे हैं ना, एक तरफ व्लॉग्स करवा रहे हैं कि जी ये मेरे पे इमरान खान साहब की जान को खतरा है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये है। अच्छा, मैंने तोहमतें लगाई जा रही हैं और वो यार इतनी गलीज जुबान वो ट्विटर पे यूज हो रही है। वो कुछ अकाउंट्स जो हैं पीटीआई के ऐसी वो वाहियात गुफ्तगू। वो मसला ये है ना कि अभी बुली है ना, दिस इज हाउ यू बुली समबडी। वो मसला ये है ना वकास के, अभी जो है ना इनमें से एक आधा कोई गिरफ्तार होगा ना ये गालम गलोच करने पर और बदतमीजी करने पर, थ्रेट्स करने पर, फेक न्यूज़ फैलाने पर, तो फिर वो टीआरटी वर्ल्ड वाले आ जाते हैं। वो कहते हैं ये सुलह कर लो, फिर जो है गल हैगी ये तो फिर सुलह कर लो। मैं तो टीआरटी वर्ल्ड सानू लैके बह गए, मैं तो यह मसला ਉਹ ਕਮਾਂਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਚ ਨੇ ਅਰਤਗੁਲ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਹੋ, अर्तगुल इधर ढूंढ लिया है। वो बल्कि टर्की में उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया था, तो मैंने एक टैग भी किया था को कि भाईजान उत्थे ना शुरू हो जाना ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ तो अगले ना से नौकरी तो कर देंगे, चूंकि जेल छोड़ देंगे। हाँ, वो फिर वहाँ पर आपने ये नहीं कहना कि ये फिर इधर सुलह कर लो, जो इस पे बात आ गई तो सुलह कर लो। बड़ा मुफीद मशवरा दिया आपने, अच्छा किया। अच्छा, वो मैंने पूछा पीटीआई वाले से, भाई आप ये क्यों करते हैं? उन्होंने कहा जी देखें, मुस्लिम लीग नून की सारी फिलॉसफी क्या रही पिछले अरसे में, वो ये थी कि मज़ामत करें तो ही मफाहमत के लिए तैयार होंगे। तो देखें उन्होंने इतनी मज़ामत की कि इवेंचुअली आर्मी को उनसे बात करनी पड़ी या इस्टेब्लिशमेंट को उनसे बात करनी पड़ी। तो हम भी वही कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि हमारा चूँकि स्टीरॉइड्स के ऊपर, आप समझ लें, उन्होंने ये कहा, उन्होंने जो कहा वो मैं ये बता नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन बेसिकली वो स्टीरॉइड्स के ऊपर हैं, तो वो इसलिए हमारा जो काम है वो ज़रा तेज़ चल रहा है। तो आप लोग हमारे खिलाफ हो गए। उसमें देखें इमरान खान साहब को इस बात की, मैं पीटीआई को कहीं गलत नहीं कह रहा इस सारे में। मेरा ख्याल है कि वो जो स्ट्रेटजी उनकी है वो उस वक्त पीएमएलएन की भी बिल्कुल ठीक स्ट्रेटजी थी। उन्होंने कहा कि यार मफाहमत करके देख ली है, 2 साल 2.5 साल चुप रह के देख लिया है, मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर हमें जो है ना वो ज़रा शोर करना पड़ेगा। उन्होंने शोर किया, इट वर्कड। तो खान साहब ने भी सीखा कि यार अच्छा गाला गुला कढ़ना कम हो जाता है, तो फिर उन्होंने हाँ मैं उस हाथ तो ट्रेटर भी कहूँगा मैं, मीर जाफ़र, मीर सादिक और पता नहीं क्या क्या, तो वो उन्होंने किया है और इट हैज़ वर्कड। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मगर जो दूसरी तरफ है देखें उनके ऊपर बैगेज बहुत बड़ा था, ठीक है। वो पार्टनर्स इन क्राइम नहीं थे, बल्कि वो तो सरगने थे, और खान साहब जो थे वो एक पार्टनर इन क्राइम थे। तो उन्होंने कहा कि यार अब इसका कुछ कर तो सकते नहीं है, इन्हों गोली मारेंगे फिर हमला ही ना हो जाए, 3.5 हो जाए। तो अब उसमें हाल उनके पास एक ही रह गया था कि वो दे हैड टू बैक आउट। लेकिन जो नई क़यादत है, मेरा ख्याल है कि वो क्लीन स्लेट है वहाँ पर, और जो ये गालम गलोच है ना, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा अरसे इसके ऊपर वर्क करेगी नहीं। पिछली दफ़ा इसलिए कर रही थी क्योंकि उनके अपने क्लोजेट में स्केलेटन्स, और उसके बारे में खैर वो उसने कहा कि उनके पास तो मेरा ख्याल है फैज साहब के बाद टेपान है, सारे दिए हैं, उन्होंने अंदर बाजवा साहब की भी टेपान है। ये बड़ी ना खूबसूरत असदुर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपने जो एक पीटीआई के रहनुमा से बात की ना, अब मैं आपको बताऊं, मेरी इस बारे में एक अस्करी जो ज़राया ना उनसे बात हुई, तो मैंने भी यही सवाल पूछा उनसे कि ये जो है प्रोजेक्ट इमरान ये फेल कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा देखें सारा कुछ ठीक था, उन्होंने कहा हमने किया है जो भी सपोर्ट करना था हमने किया है, हमने वो सारा मामला किया, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो सकी ना, की करिए उन परफॉर्मेंस। तो देखें ये जो है ना ये जो परफॉर्म नहीं करेगा ना, जो फाशिज्म होता है ना, वो उसकी कमजोरी यही होती है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता। नहीं, फैशिज्म की स्ट्रेंथ ये होती है कि वो परफॉर्म करते हैं। ये दुनिया की तारीख के इनकॉम्पिटेंट तरीन फैशिस्ट हैं। भाई हिटलर की पॉपुलैरिटी की रीज़न ये थी कि फ्रॉम 1931 टू 1939 उसने इकोनॉमी को, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के जरिए चाहे जैसे मर्जी, उन्होंने इतने लेवल पर ले गए वो, यानी कि एक डेड इकोनॉमी को उन्होंने उठाकर खड़ा कर दिया, इतना पावरफुल बना दिया। और उन्होंने रोड वैली वापस ली, तो रोड वैली वापस लेना यानी एक स्ट्रेंथ थी ना आपकी। यहाँ पर तो बात हकीकत ये है कि वैली एक थी, उसका उन्होंने वो रिवोक कर दिया स्टेटस, और आपने कहा कि मैं क्या करूं, हमला कर दूं। हाँ, ये उन्होंने कहा, खान साहब ने बिल्कुल कहा, पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर। हमने फिर किया ना यार, जमहूरियत में नहीं, हमने सड़क का चेंज नाम कर दिया, श्रीनगर हाईवे का नाम रख दिया कश्मीर हाईवे। हाँ, थे जाके सीधे निकाल दो। नहीं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर आप फाशिज्म को इम्पोज करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की कुछ मसले मसाइल हैं, सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि वो फाशिज्म जो है ना वो पूरी तरह डिक्टेटरशिप में कर सकता है। मुशर्रफ ने किया ना, मुशर्रफ परफॉर्म्ड, तो मुशर्रफ का वो इशू नहीं था। खैर वो मुशर्रफ की परफॉर्मेंस के ऊपर तो हम वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, हिटलर भी डेमोक्रेटिकली, हाँ हिटलर मुसोलिनी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था। वो सजाद मीर साहब मेरे साथ रोज प्रोग्राम में बताते हैं ये बात। The only problem कि देखें हिटलर भी तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था, इसका ये मतलब तो नहीं कि जो शख्स भी जीत कर आ जाए उसको हमें कबूल करना पड़ेगा। The only problem here is that these guys are incompetent.
इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट है तो उनको आप तो कल थे नहीं, मोहम्मद बिन सलमान साहब, उन्होंने कल खान साहब ने कहा कि वो मुझे अभी भी मेरे से राब्ते में मुझे फ़ोन करता है। आपका क्या ख्याल है, वो सलमान साहब उनसे क्या पूछ रहे हैं? वो वापस चीज़ें मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं वो मैंने तुम्हें दी थी घड़ी, वो वापस दे। हाँ, थोड़ी देर बाद वो बल्कि स्क्रीनशॉट भेज रात को, मैं आपको पता है रात को कॉल करता है, 2:30-3 बजे वो ख्वाब से उठता है एकदम, और उसको एकदम पसीने आए होते हैं, उसको याद आता है $1 अरब की चीज यार तू बेचा है यार। वो इस वजह से लेट नाइट कॉल करता है। चीज़ों से हम प्रोग्राम खत्म करने लगे, लेकिन चीज़ों से मुझे एकदम बात और याद आ गई। कल हामिद मीर साहब ने जियो के ऊपर एक गुफ्तगू करते हुए किस्सा सुनाया, कहानी सुनाई है, जो भी आप कह सकते हैं। हाँ, वो मैंने भी सुनी है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी वाली। हाँ, क्या है वो? उन्होंने कहा कि जी बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है ना, उनके एक सेनेटर साहब थे, उन्होंने खान साहब की कैबिनेट में एडवाइज़र बनना था या SAPM बनना था, या मतलब मिनिस्ट्री का जो एक रोल था मिनिस्टर का, उन्होंने स्टेटस हासिल करना था। तो उन्होंने डायरेक्ट बनीगाला से गुफ्तगू का आगाज़ किया, वहाँ पे सौदा हुआ। अब ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं, लेकर गए, जी मैं कह रहा हूँ, मैं हामिद मीर साहब कह रहे हैं जो गालियाँ आपने निकालनी है जाके हामिद मीर साहब का टैग करें उनको, और उनको कहेंगे भाई ने तुसी गल्लां क्यों की थी। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्ट बनीगाला में सौदा किया, वहाँ वो माल लेके गए, टैची केस जिस तरह वकास भाई ने बताया, और वहाँ से उन्होंने अपने आप को बनवा लिया मिनिस्टर। मज़े की बात यह है कि हामिद मीर साहब का ये कहना है कि दरअसल सारा कुछ जनरल बाजवा साहब की तरफ से प्लांटेड था, और जनरल बाजवा साहब का एक स्टिंग ऑपरेशन था, जिसमें जनरल बाजवा साहब के पास ना सिर्फ ऑडियोज़ हैं बल्कि इस वाले स्टिंग की तो वीडियोज़ भी हैं, जहाँ पे उन्होंने माल जो डील शील की जिससे भी की बनीगाला में, हो सकता है कोई गैर मरी मखलूक हों जिसके साथ हो रहा, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा ना, तो वहाँ पे की, लेकिन लाइटें हिलना शुरू हो गई, वो हिल रही है वो वाली। अच्छा, तो वो उन्होंने वहाँ सौदा कर लिया उनके साथ, और सौदा ख़त्म हो गया, और उसके बाद वो जो भाई साहब थे वो मिनिस्टर बन गए। अच्छा, इस सारे के अंदर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की लीडरशिप थी वो रोती रही खान साहब के साथ कि भाई आपने हमारे बंदे को मिनिस्टर कैसे बना दिया, हमसे तो पूछ लेते कि किसको बनाना है, अच्छा, हमारा याद आ गया, ठीक हो गया, ठीक है। तो वो ये हामिद मीर साहब कहते हैं कि इस तरह का है। अगर बाजवा साहब के बारे में भी हामिद मीर साहब ने कहा कि इसी तरह इमरान खान साहब ने भी, अच्छा बाजवा साहब की सेनेटर था, सेनेटर थे, सेनेटर को मिनिस्टर बनवाना था, ठीक हो गया। तो वो मतलब इसलिए, और उन्होंने कहा अगर बाजवा साहब के पास ये सारी ऑडियो वीडियो हैं, सबूत है, उन्होंने संभाल के रखा हुआ है और वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसी तरह खान साहब ने भी बाजवा साहब की रिकॉर्डिंग सुनी, तो वो खान साहब ने तो नहीं, क्योंकि फैज साहब ने करके दी होंगी। वो एक बंदे ने जो है ना वो बड़ी मजेदार बात लिखी थी कि ये मुल्क उन ऑडियो टेप्स की बुनियाद पर चल रहा है जो अभी तक रिलीज नहीं की गई, यानी डराया जा रहा है वकास भी आपकी ऑडियो आने वाली है, आप मेरे को नहीं है यार, नहीं कितना हसन कमाल है ना, वकास के पास भी है। हाँ, आपस में एक दूसरे की चुप करके सारे एक दूसरे काने हुए पे, हाँ वही पंजाबी में जो कहते हैं काने हुए हैं, कि मुल्क की काने आने का मतलब है सारे काने नहीं दूसरे, यानी मुल्क की अस्करी और जो है सियासी लीडरशिप जो है वो आपस में एक दूसरे के काले चल रहे हैं। सो बेसिकली इट्स अ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो सारे वो बैठे, कांटे फिल्म का आखिरी सीन है, सारे यूं खड़े, कांटे फिल्म का आखिरी सीन है, मतलब कमाल हो। ये हमारे पॉडकास्ट का सिटिंग कमेटी का आखिरी सीन है। नाजरीन, यहीं पे हमारा वक्त खत्म हो रहा है। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। अली भाई हमें मजीद वक्त दिया करें, आप VIP हैं, हम मानते हैं, लेकिन हम भी आपकी राहों में बैठे होते हैं ना यार, पॉडकास्ट का सेटअप लगा के। ठीक है, मुझे वैसे मैं आपकी तारीफ करूंगा आज ये प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद, ये जितनी मैंने बहुत इंप्रूवमेंट देखी आज, मैंने बहुत इंप्रूवमेंट देखी आज हसन, आई मस्ट से दिस, वेरी गुड। नाज़रीन, इससे पहले गली मेरी ऑन एयर तारीफ कर दें, हम चलते हैं। आप हमारा जो सिटिंग कमेटी है ये देख सकते हैं फ्राइडेज एंड सैटरडेज को 10:30 बजे नया दौर पे। See you guys next week.